हम टॉपिक आप लोग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हम आपको जीएसटी पोर्टल के अंदर आज लॉगिन करने के बाद जीएसटी टैब की हर वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बताएंगे जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले जब आप जीएसटी को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो अब आपके सामने ये मैसेज आएगा जिसमें मिलेगा आपको वेलकम, जो भी आपका नाम होगा, टू जीएसटी कॉमन पोर्टल। और यहाँ से आपको मिलेगा रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंस, आपका क्या मंथली भरते हैं या फिर क्वार्टरली। यहाँ पर आपको देखो मंथली मिल रहा है तो इसका मतलब आप अपनी जीएसटी R1 मंथली फाइल कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी 5 रिटर्न, जो लास्ट आपकी 5 रिटर्न होगी, उनकी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और साथ साथ अगर आपको ये चेक करना है कि मैंने अपनी रिटर्न या मैंने अपनी जीएसटी साइट को कब ओपन किया था, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लास्ट लॉगिन इन ऑन 6 मई 2011 2021 12:41 पे। तो आप ये भी पता कर सकते हो कि आपने अपना जीएसटी पोर्टल को लास्ट कब लॉगिन किया था। इसके बाद यहाँ से आपको मिलेगा करंट लॉगिन आईपी एड्रेस, जिस आईपी एड्रेस से आप इसे लॉगिन कर रहे होगे यहाँ पर आपको लॉगिन एड्रेस मिलेगा। इसके बाद आपका नाम, आपका जीएसटी नंबर और नीचे मिलेगी व्यू प्रोफाइल। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी प्रोफाइल। अगर आप व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी प्रोफाइल की वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे आपका जीएसटी नंबर क्या है, आपका लीगल नेम, आपका ट्रेड नेम, आपका सेंट्रल जुडिक्शन क्या पड़ता है, आपका स्टेट क्या पड़ता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या था, आपका बिजनेस टाइप क्या है, आप रेगुलर टाइप या आप टैक्स पेयर किस टाइप के हो, आपका जीएसटी नंबर एक्टिव है या नहीं है, आपके ऊपर कंप्लाइंस रेटिंग आई है या नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आपके ऊपर कोई केस करता है या डिपार्टमेंट आपके ऊपर नोटिस निकालते हैं या इन फ्यूचर आपका जीएसटी नंबर डिपार्टमेंट कैंसिल कर देता है सुमो मोटो कैंसिलेशन के अंदर अंडर सेक्शन 27 या फिर सेक्शन 29 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, तो उसके हिसाब से अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट जाना है। आपको सीजीएसटी डिपार्टमेंट जाना है या फिर आपको एसजीएसटी डिपार्टमेंट जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपका अगर कभी भी नोटिस आएगा तो आपको स्टेट जुडिक्शन पर जाना है और ये आपकी रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी रेंज गूगल पे डालें और आपको बता देगा कि आपको कौन से ऑफिस में जाना है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमें अगर हमारे ऊपर कभी सरकार केस करती है तो हमें कौन से डिपार्टमेंट जाना है, सेंट्रल डिपार्टमेंट जाना है या फिर स्टेट। अगर हमारे ऊपर कभी भी केस होगा तो हमें स्टेट डिपार्टमेंट जाना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ से आपको नेम ऑफ प्रोप्राइटर, डायरेक्टर, पार्टनर या फिर प्रमोटर मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको उनका नाम आ जाएगा। नेम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आप किस तरह की बिजनेस करते हो, हमने कहा सप्लाई ऑफ सर्विस करते हैं या फिर हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमने यहाँ पर वो लिख दिया। और नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस चीज़ का बिजनेस करते हो, तो यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चर आ जाएगा। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई देखनी है या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना प्लेस ऑफ बिजनेस देख सकते हैं। आपको कॉन्ट्रैक्टर देखना है तो आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर देख सकते हैं। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ जाएगा। ऑथराइज सिग्नेटरी पर क्लिक करोगे तो उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और अदर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको विद इन स्टेट में नो रिकॉर्ड फाउंड और आउटसाइड स्टेट में नो रिकॉर्ड फाउंड मिल जाएंगे। इसके बाद आपको अगर हिस्ट्री ऑफ अमेंडमेंट देखनी है कि आपने कब कब अपने जीएसटी में अमेंडमेंट किए किसी भी चीज़ को लेकर, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी हमने कोई भी हमने अमेंडमेंट नहीं करी तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। इसके बाद अब हमें दोबारा वहीं जाना है तो हम अपने डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड के बाद अगेन व्यू फॉर फाइल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अब आपको नीचे मिलेगा चेंज पासवर्ड। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज पासवर्ड में जाकर अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना पुराना पासवर्ड डालना होगा, फिर आपको अपना न्यू पासवर्ड डालना होगा और रिकन्फर्म करके आपको बस चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करोगे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। एक बात याद रखना, पासवर्ड आप हमेशा न्यू बनाना। अगर आपने कोई पासवर्ड डाला और वो लास्ट 5 पासवर्ड से मैच होगा तो जीएसटी पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो मेरा लास्ट पासवर्ड था admin@123,
ठीक है, फिर मैंने ऐसे admin@123.4 डाल दिया, फिर admin@123.4.5 डाल दिया। लेकिन आज मैं एक नया पासवर्ड बना रहा हूँ, दोबारा उसी पासवर्ड का नाम है admin@123। तो जीएसटी पोर्टल मुझे एक एरर दे देगा, कहेगा कि आपने इससे जो अभी पासवर्ड डाल लो, ये आपने पहले 5 पासवर्डों में से एक पासवर्ड डाल रखा था। तो आप अपने हिसाब से केयरफुली यहाँ पर पासवर्ड डालना। और दूसरी बात, जैसे आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करोगे, आपका जीएसटी पोर्टल अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। फिलहाल मुझे पासवर्ड चेंज नहीं करना, तो मैं इसे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देता हूँ और अगेन लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मेरा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद अगेन आपको जाना है व्यू प्रोफाइल पर। यहाँ से आपको व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब चेंज पासवर्ड के बाद आपको नीचे यहाँ पर मिलेगा आपका मैनेज एपीआई एक्सेस। एपीआई का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है कि हम कई बार किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं, जीएसटी के डाटा को अपने बिजी, टैली, क्लियर टेक्स्ट डॉट कॉम, वेबटेल या फिर अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज करते हो। आप चाहते हो जीएसटी का डाटा, जीएसटी की जितनी रिटर्न है या जीएसटी का 2 है, 2B, 3B, कुछ भी ऑटोमेटिक मेरे सॉफ्टवेयर में उठ के आ जाए, तो उसके लिए आपको मैनेज एपीआई एक्सेस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आपको इसे यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद आपको यहाँ से ड्यूरेशन सिलेक्ट करनी है कि आप 6 घंटे के लिए करना चाहते हो या 30 दिन के लिए करना चाहते हो, और कंफर्म पर क्लिक करना। और जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करोगे तो 30 दिनों के लिए आज से ये आपका एक्सेस हो गया। और जब भी आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में से एक्टिव करना है तो वहां पर आपको ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी टाइप कर देना। तो आप जीएसटी पोर्टल और आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे, और उसके बाद आप जीएसटी का कोई भी डाटा उठा सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर में देख सकते हो। तो ये जरूरी होता है जब आप एपीआई के साथ लिंकिंग करते हैं। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आता है रजिस्टर या फिर अपडेट डीएससी। जैसा कि आप सभी जानते हो, आप अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या अगर आप अपनी रिटर्न डीएससी के थ्रू फाइल करना चाहते हो, तो आपको अपना डीएससी यहाँ पर लगाना पड़ता है। लगाने से पहले आपको उसे रजिस्टर्ड करना पड़ता है, और रजिस्टर्ड होने के बाद ही आप अपनी उसकी रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और ये बता दूं, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप अपनी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू नहीं भर सकते, उसके लिए आपके पास डीएससी होना जरूरी। और अगर आपके पास डीएससी है तो पहले आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड के लिए आपको यहाँ पर आना है और रजिस्टर्ड करना है। यहाँ से अपने ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से उसे अपडेट करना, और उसके बाद ही आप उसे क्या कर सकते हो, रजिस्टर्ड या फिर अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं करना तो जहाँ आप लॉगिन करते हो वहाँ भी आपको नीचे एक टॉपिक मिलता है रजिस्टर्ड या फिर अपडेट डीएससी। तो आप यहाँ से जाकर भी अपने डीएससी को अपडेट कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके बाद अगेन आपको बैक बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। आप सभी को पता है कि अगर आप लोग अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को अब अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है। जब मैंने जीएसटी नंबर लिया था तो उस समय मेरा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं था। अगर आपको अभी करना है तो आप यहाँ पर जाकर कर सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। जैसे आप आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो टॉपिक मिलेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होता है सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक। मतलब आपके फोन या आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक होने के बाद आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, और आधार नंबर के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी टाइप कर देना है। तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आधार लिंक नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड की फोटो को अपलोड कर दें, ईवी मतलब क्या करके, केवाईसी करके अपलोड कर देंगे, तब भी आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये आप सभी के लिए अब मैंडेटरी हो गया है।
ठीक है, तो आप यहाँ से अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। देखिए मेरा आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है, तो मुझे अगेन करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप में से किसी को भी करना है तो आप यहाँ से आकर कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बैक कर देता हूँ और इसके बाद आपको सबसे नीचे मिलेगा आपका माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपको अपना जीएसटी सर्टिफिकेट निकालना है तो आप यहाँ पर आकर अपना जीएसटी सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। और आप जहाँ भी बिजनेस करते हैं अपने मेन गेट पर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए। और अगर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं लगता तो सेक्शन 125 सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से आपके ऊपर 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की पेनल्टी आ सकती है। तो जो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर आपकी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वहां पर आपको अपना जीएसटी सर्टिफिकेट लगाना है, जिसमें आपका लीगल नेम, आपका ट्रेड नेम, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ लाइबिलिटीज, आपके ऊपर जीएसटी कब आया था, अभी ये आपका वैलिड है या नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नीचे आता है कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस। आप सभी को पता है पीछे कुछ दिन पहले सरकार ने हमारे पास एक पॉपअप भेजा था सभी जीएसटी रजिस्टर्ड यूजर के पास कि आपको अपना बिजनेस बताना है कि आपका बिजनेस कौन सा है। तो उसके अंदर हमें सरकार को ये 3 ऑप्शन मिले थे, जिसमें सरकार ने हमसे पूछा था आप मैन्युफैक्चरर हो, या आप ट्रेडर हो, या आप सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर हो। तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। तो अगर आपने गलती से उस समय अपना कोई और बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट कर ली थी और अगर आपको उसे अब ठीक करना है तो आप यहाँ पर आके वो बिजनेस एक्टिविटी को ठीक कर सकते हैं। ठीक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रीजन लिखना होगा कि आपने उस दिन गलती से क्यों सिलेक्ट कर लिया था, और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो आपकी जो बिजनेस या फिर आपकी जो कोर बिजनेस एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने गलती से अपनी बिजनेस की कोर एक्टिविटी को गलत सिलेक्ट कर लिया तो आप यहाँ से उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन टॉपिक था जो बात करता है आपकी व्यू प्रोफाइल से। तो ये आपकी जितने भी टॉपिक थे प्रोफाइल से रिलेटेड वो सारे हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। इसके बाद मैं अगेन इसको लॉग आउट कर देता हूं और लॉग आउट करने के बाद दोबारा ओपन करता हूं तो मुझे आपको कुछ और चीजें बतानी। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक किया। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इसके बाद यहाँ से मैं अपना कैप्शन कोड टाइप कर देता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट टाइम यही विंडो आपको मिलेगी और उसके बाद आप कभी भी डैशबोर्ड पर आओगे तो ये विंडो आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद जब आप इसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्विक लिंक्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आपको अपने कैश लेजर का बैलेंस चेक करना है तो आप यहीं से देख सकते हैं। अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज है तो आप यहीं से देख सकते हैं। और अगर आपको क्रेडिट लेजर देखना है कि आपके क्रेडिट लेजर में कितना आईटीसी बचा है तो भी आप वो यहीं से देख सकते हो। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 5 टॉपिक मिलेंगे, जिसमें आपका रिटर्न डैशबोर्ड, क्रिएट चालान, व्यू नोटिस एंड ऑर्डर, और नीचे आपको एनुअल रिटर्न, और नीचे होता है कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपको अपनी जीएसटीआर 9 पर जाना है तो आपको एनुअल रिटर्न पर क्लिक करना है, और अगर आपको मेन डैशबोर्ड पर जाना है तो बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। कुछ दिन पहले यहाँ पर आपको आपका एग्रीगेट टर्नओवर ही बता रहा था कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है या फिर नहीं, तो आपको यहीं से मिल जाएगा। सर यहाँ पर तो आ नहीं रहा। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप क्या करें, एक बार रिटर्न डैशबोर्ड पर जाएं। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड पर जाएंगे तो यहाँ से आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। जब आपका ये फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर पीरियड वाला विंडो आ जाए तो आप डायरेक्ट यहाँ मत जाओ, कहाँ जाओ, डैशबोर्ड पे आ जाओ अगेन। और जैसे ही अब डैशबोर्ड पर आओगे तो आपके सामने कुछ और विंडो खुलेगी, जिसमें अब आपको यहाँ पर आपका लेजर बैलेंस बता रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटीज कितने की है, आपके ऊपर कैश
कितना है, आपका क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, और नीचे आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होता है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूडिंग ऑल जीएसटी ऑफ द रिलेटेड पैन, कि मेरे इस पैन पर जितना भी टर्नओवर है वो कितना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 का एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अभी एन दिखा रहा है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं कि किस तरीके से क्लिक करता है। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक पिक कर लेता था कुछ टाइम पहले, जिसमें आपका टर्नओवर अगर ग्रेटर देन 5 करोड़ होता है तो यहाँ दिखाता था कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, और अगर उससे नीचे होता था तो अंडर 5 करोड़ बताता था। तो आप इस तरीके से ये सारे काम कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाए तो अब हम चलते हैं अपने सर्विस टैब में पहले विंडो पर, जिसमें सबसे पहला आता है रजिस्ट्रेशन। सर आपने हम लोगों को कल रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, लेकिन वो तब मैंने बताया था जब मैंने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन नहीं किया था। आज मैं आपको रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करने के बाद वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये टॉपिक अभी आपके लिए जरूरी नहीं, ये तभी जरूरी है जब आपने लॉगिन ना किया, तो तब करोगे ज्यादा अच्छा। इसके बाद आता है यहाँ पर आपका क्या, एप्लीकेशन। आप रजिस्ट्रेशन में जाएं तो यहाँ से आपको एक टॉपिक मिलेगा एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन। अगर आपको अपनी कोई भी क्लेरिफिकेशन फाइल करनी है, चाहे आप अपना जीएसटी नंबर को अप्लाई कर रहे हो या अप्लाई हो चुका है और उसकी आपको क्लेरिफिकेशन देनी है, तो आप कहाँ पर आके दोगे, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन। आपको यहाँ पर आके अपनी क्लेरिफिकेशन देनी है, चाहे वो किसी भी चीज की सरकार आपसे क्लेरिफिकेशन मांगती है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरा बिजनेस अभी शादरा दिल्ली में है, अगर मैं अपने एक और प्लेस ऑफ बिजनेस को अपने जीएसटी में ऐड करना चाहता हूँ, मान लो मैंने लक्ष्मी नगर अपनी एक ब्रांच खोली और मैं उस ब्रांच को इस जीएसटी नंबर से लिंक करना चाहता हूँ, तो पहले तो मैं उसका जीएसटी नंबर के साथ उस बिजनेस को यहाँ पर ऐड करूंगा। अगर मैंने ऐड किया और सरकार ने मुझसे कहा कि सर ये जो आप प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर रहे हो वो गलत है, मैं सरकार को एक अपनी क्लेरिफिकेशन दूंगा कि सर मैं अपनी एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे ये डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए जो भी मैं क्लेरिफिकेशन दूंगा वो सब यहाँ आकर दूंगा। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप अपना रेफरेंस नंबर या फिर नोटिस नंबर बताओ, तो यहाँ पर आपको अपना नोटिस नंबर टाइप करना है। अगर आपके पास आया है तो यहाँ पर आप टाइप कर दो, नहीं है तो आप ARN नंबर डालकर भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो नोटिस है उस पर ARN नंबर भी होता है, तो आप यहाँ पर डालकर वो नोटिस देख सकते हैं और उसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो अगर आपके पास कभी इन फ्यूचर कोई भी नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई आप यहाँ से आकर दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड और अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड। सर ये दो दो चीजें पूछ रहा है, सर ये होती क्या है कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड? देखो वो सारी चीज जो आपके जीएसटी सर्टिफिकेट पे आती हैं वो सब क्या होती हैं, आपकी कोर फील्ड होती हैं। जो चीजें आपकी जीएसटी सर्टिफिकेट पर नहीं आती वो सब क्या होती है, अमेंडमेंट ऑफ कोर फील्ड होती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो आप जीएसटी सर्टिफिकेट निकालते हो जिसमें आपकी वो चीजें नहीं आती वो सब कहलाती हैं कोर फील्ड। जैसे आपका मोबाइल नंबर आपकी जीएसटी सर्टिफिकेट पर नहीं आता, आपका ईमेल आपके जीएसटी सर्टिफिकेट पर नहीं आता, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके जीएसटी सर्टिफिकेट पे नहीं आती। अगर उनमें आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाली विंडो होगी वो आपकी ओपन हो जाएगी, और इसमें आपको जो भी चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपको अपना ट्रेड नेम चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो, साथ साथ आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चेंज करनी है वो चेंज कर सकते हो। प्रमोटर का अगर आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करनी है तो आप वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके जो भी आपके पास ओटीपी आए आपको ओटीपी डाल के यहाँ पर अपडेट कर देना। तो कुछ भी अगर आपको चेंज करनी तो आप कर सकते हो। अगर आप ये कहते हो कि सर मुझे अपना जीएसटी नंबर पर
एक पार्टनर को ऐड करना है तो वो पॉसिबल नहीं। आप सभी को पता है पार्टनरशिप फॉर्म में आपका पैन नंबर अलग ही बनता है, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हो नहीं सर हमें तो उन चीजों पर चेंज करना है जो जीएसटी सर्टिफिकेट पे आता है, तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड पर जाना, और जैसे ही आप नॉन कोर फील्ड पर जाओगे तो यहाँ पर देखिए अब आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जिसमें आप अपना नाम, आपका एड्रेस जो भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। प्रमोटर का अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है या ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना है तो आप वो बना सकते हैं। अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जब जीएसटी नंबर आपका अप्लाई किया था तो उस समय आपको बैंक की डिटेल नहीं डालनी थी, लेकिन जब आपका जीएसटी नंबर आ जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होता है बैंक अकाउंट में, और आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर टाइप करनी होती है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो आपको यहाँ पर अपना एक से ज़्यादा डालना है, और अगर आपका एक है तो यहाँ पर एक डाल के उसकी इंफॉर्मेशन भर के सबमिट करके वेरीफाई कर दें तो आपका हाथों हाथ आपका अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ बेसिक चीजें। अब मैं आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताता हूँ। देखो, इसमें सरकार तुम्हारे साथ हो सकता है इंटरफेयर करे, हो सकता है ना करे। सर कैसा इंटरफेयर? अगर तुम इसमें अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज करोगे, सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। आपको जो भी मोबाइल रखना है तो रखो, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लोग कहते हो कि नहीं सर हमें अपनी एक और नई प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करनी है, तो उसके लिए आपको सरकार के पास मैसेज जाएगा, सरकार उसे अप्रूव करेगी, तभी वो आपके बिजनेस में ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। तो कुछ चीजों में सरकार का इनरोलमेंट रहता है और कुछ चीजों में नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज चेंज करी है। ठीक है, तो बेसिकली जो चेंज होता है वो ज्यादातर लोग अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाते हैं, ईमेल आईडी, या फिर अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में अपना क्या अप्लाई करते हैं, एक नई प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करते हैं। तो अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए आपको नॉन कोर फील्ड पर जाकर ही करना है। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसे स्किप कर देते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसके बाद अब हमारा रजिस्ट्रेशन में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। अगर तुम लोग चाहते हो कि अब मुझे रेगुलर डीलर नहीं बनना, मुझे अब कंपोजिशन के अंदर शिफ्ट होना है, तो आपको जाना है एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। अगर तुम लोग कंपोजिशन लेवी लेना चाहते हो तो आपको बस यहाँ पर क्लिक करना, और जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है जो बेसिक होती है, और जैसे ही करोगे आप कंपोजिशन लेवी में चले जाओगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। इस साल से नहीं जा सकते, कब से जाओगे? 1 अप्रैल 2022 से जा सकते हो। अगर आपके पास अभी कंपोजिशन चल रही है और आप उस कंपोजिशन को क्या करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर विड्रॉ फ्रॉम कंपोजिशन लेवी, कि मुझे अब कंपोजिशन में नहीं रहना, रेगुलर में जाना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कौन सा आप यूज करते हो। अभी मैं रेगुलर हूँ तो मैं अभी कंपोजिशन में जा सकता हूँ, तो मेरे लिए ये जरूरी। और अगर आप ऑलरेडी कंपोजिशन में हो और आपको किस में जाना है, रेगुलर में, तो आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर विड्रॉ फ्रॉम कंपोजिशन लेवी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है, जैसे आपने अपना नया प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड किया, अगर आपको देखना है कि सरकार ने उसे अभी अप्रूव किया या नहीं किया, तो उसके लिए आपको आना है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट आता है रजिस्ट्रेशन में, वो टॉपिक है हमारा क्या, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन रजिस्टर। अगर आप लोग अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो आएगी जिसमें आपसे बहुत सारी चीजें वो पूछेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ से बेसिक डिटेल आएंगे जिसमें आपको अपना नाम मिलेगा,
जीएसटी नंबर, आपकी फर्म का नाम, आपकी ईमेल आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद कहता है कि अगर कभी इन फ्यूचर हमें आपके साथ कांटेक्ट करना पड़े तो हमें कहाँ आना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अबव सेम एड्रेस। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी भर जाएगी। इसके बाद आपको कैंसिलेशन डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे आप कैंसिलेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आपका रीज़न क्या है और आप क्यों कैंसिल करना चाहते हो। जिसमें आपको यहाँ पर टोटल मिलाकर 6 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला बिजनेस टॉपिक है कि मेरा पैन नंबर चेंज हो गया, इसलिए मैं अपना जीएसटी नंबर चेंज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। या आप कह सकते हो कि सर मेरा बिजनेस बंद हो गया इसलिए मैं करना चाहता हूँ। या आप नीचे सबसे लास्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि जो भी आपका एसएससी था उसकी डेथ हो गई इसलिए अब वो जीएसटी नंबर कैंसिल करना चाहता है। तो आप यहाँ पर जाकर अपना जीएसटी नंबर क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेट डाल सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आपके पास जितना टैक्स बचा होगा सब आ जाएगा। और अगर आपका कोई टैक्स बनता होगा तो पहले आपको उस टैक्स की पेमेंट करनी होगी और उसके बाद ही आपका क्या कर सकते हो, अपना जीएसटी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आपको वेरिफिकेशन में जाकर वेरीफाई करना, उसके बाद ही कैंसिल होगा। मेरे को अभी कैंसिल करना ही नहीं है तो इसलिए मैं इसे क्या कर देता हूँ, कैंसिल या फिर बैक बटन पर क्लिक करके बैक कर देता हूँ। तो ये बैक हो गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कैंसिल। जब आप अप्लाई करोगे तो डिपार्टमेंट आपको चेक करेगा और 3 महीने तक सरकार आपको अप्लाई किया, आपने जो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया उसका अप्रूवल देगा। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, तो आपके ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले एप्लीकेशन डालनी है कैंसिलेशन की, डिपार्टमेंट उसे अप्रूव करेगा 3 महीने के अंदर अंदर। अगर वो आपको अप्रूव करेगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा और उसके बाद आपको अपनी GSTR 10 भरनी, जब जाके आपका जीएसटी नंबर कैंसिल होगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैंने जीएसटी नंबर में कैंसिलेशन की अपील डाल दी या एप्लीकेशन फिल कर दी तो मेरा जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको कैंसिलेशन डालने के बाद उस पर थोड़ा एक्टिव रहना होता है और सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 3 महीने के अंदर आपको अप्रूवल कब देती है। और अप्रूवल आ जाने के बाद जैसी आपको अप्रूवल मिलेगी तो रिटर्न टैब में यहाँ पर आपको GSTR 10 मिल जाएगी और आपको अपनी GSTR 10 फाइल करनी है और उसके बाद जाके आपका जीएसटी नंबर कैंसिल होगा। और अगर आप GSTR 10 नहीं फाइल करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक की। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक था रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है लेजर। लेजर, सर लेजर क्या होते हैं? देखिए डिपार्टमेंट ने 3 लेजर बनाए जिसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अगर आप लोग कभी भी कैश में कोई भी पेमेंट सरकार को करते हैं, कैश में या फिर अपने बैंक अकाउंट से किसी भी टैक्स में पेमेंट करते हैं, चाहे वो IGST हो, चाहे वो CGST हो, चाहे वो SGST हो या इंटरेस्ट पेनल्टी, कुछ भी पे करते हैं वो सब आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आता है। मैं दोबारा लफ्जों में दोबारा बोल देता हूँ सिंपल वर्ड में, आप अगर कोई भी पेमेंट करते हैं चाहे वो कैश या फिर बैंक के थ्रू जीएसटी पोर्टल पर, उन सभी अमाउंट को आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाला जाता है। जैसे ही आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पर एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपका जो भी कैश बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। मेरे पास जो अभी कैश बैलेंस है वो 50 रुपीज का है और ये कब तक का बैलेंस है, 16/5/2021 तक का बैलेंस है। लेकिन अगर आप में से कोई कहता है नहीं सर मुझे 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 तक का कैश बैलेंस देखना है कि मेरे पास उस दौरान कितना बैलेंस था, तो उसके लिए आपको जाना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी सिलेक्ट पीरियड डालना है कि आप कब से कब तक की रिपोर्ट देखना चाह रहे हो। आप मैक्सिमम एक बार में 6 महीने की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो मैंने 1 जनवरी 2021 से लेकर 20 अप्रैल 2021 तक की रिपोर्ट देखनी है और जैसे ही मैं गो बटन पर क्लिक करूंगा तो ये बता देगा आपके पास टोटल कितना था। आप यहाँ पर सेव PDF में कर सकते हैं और अगर आपको एक्सेल में चाहिए तो आप यहाँ से एक्सेल में भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो आप यहां से पता कर सकते हैं कि आपके पास टोटल कैश कितना था। इसके बाद अगर हम इसे बैक कर दें, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइल जीएसटी, फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपने अपने किसी एक टैक्स से किसी दूसरे टैक्स में पेमेंट ट्रांसफर करनी है, तो उसके लिए जो फॉर्म भरा जाता है उस फॉर्म का नाम होता है जीएसटी पीएमटी 09। मान लो मुझे टैक्स की पेमेंट करनी थी, गलती से मैंने उसकी पेमेंट आईजीएसटी के अंदर कर दी, जबकि उसकी पेमेंट एसजीएसटी के अंदर बनती थी, तो मैं क्या करूंगा, पीएमटी 09 टॉपिक की मदद लेकर उस आईजीएसटी अमाउंट को किसमें शिफ्ट कर दूंगा, एसजीएसटी के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक कोई भी ट्रांसफर किया होता तो आपको यहाँ पर मिलता है जीएसटी पीएमटी 09 में, लेकिन अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको क्लिक करना होगा व्यू फाइल जीएसटी पीएमटी 09। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर आपका शो हो जाएगा जिसमें लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यहाँ पर सर्च, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे ऊपर वाला ही टॉपिक लेना था, सेकंड वाला। किस पर जाना है आपको, फाइल जीएसटी पीएमटी 09 ट्रांसफर पेमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर आपको शो करेगा आपका कैश लेजर। ये बता रहा है कि आपके आईजीएसटी में 20 रुपए हैं और आपके एसजीएसटी में 30 रुपए हैं। टोटल आपके पास 50 रुपए थे, तो यहाँ पर इसने बता दिया। इसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर कैश लेजर को दोबारा बता रहा है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि सर आपको किसके अंदर अपने पैसे को ट्रांसफर करना है। मैंने कहा सर मेरे पास जो आईजीएसटी में पैसा पड़ा हुआ है उसे आप ट्रांसफर कर दो, किसके अंदर, टैक्स के अंदर ही ट्रांसफर करो, लेकिन किसके अंदर, एसजीएसटी के अंदर कर दो। मैंने कहा कितने रुपए ट्रांसफर करने, मैंने कहा 10 रुपए, तो मैंने 10 रुपए डाल दिया। जैसे ही 10 रुपए डाल दिया तो आप इसे क्या कर दो, सेव कर दो। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपके 10 रुपए सेव हो गए। आप कहते हो नहीं सर 10 रुपए मुझे आपके सीजीएसटी में भी डालना है, तो आपको यहाँ पर अपना आईजीएसटी लेना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि सर आपको टैक्स में पे करना है तो टैक्स डालो, अगर आपको इंटरेस्ट में पे करना है तो आपको इंटरेस्ट डालो, अगर आपको फीस में पे करना है तो आप यहाँ से फीस में डालो, और अगर आपको पेनल्टी में करना है तो पेनल्टी डालो। और उसके बाद क्या कर दो, अदर पर क्लिक कर दो। हमें अभी टैक्स में करना है तो हमने यहाँ पर टैक्स लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पेमेंट सिलेक्ट करनी है। मैंने कहा एसजीएसटी में कितना, 10 रुपए, तो मैंने यहाँ पर 10 रुपए डाल दिया और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो अब मेरा जो 10 रुपए आईजीएसटी में था वो एसजीएसटी में चला जाएगा, और जो मेरे पास आईजीएसटी में 10 रुपए और थे वो अब सीजीएसटी में चले जाएंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करोगे अगेन आपके सामने वही विंडो आएगी जिसमें आपसे ये बता रहा है। उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करना है और फाइल जीएसटी पीएमटी 09 पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे अगेन आपके सामने एक विंडो आएगी, आपको यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करना है। यस करने के बाद आपको अगेन वार्निंग मैसेज दे रहा है और आप यहाँ पर आप फाइल विद ईबीसी पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप फाइल ईबीसी पर क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे ही आपका ओटीपी टाइप होगा और वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आप देखना आपका जो फाइल सक्सेसफुली हो जाएगा। इससे इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका जो भी सीजीएसटी में पैसा, जो भी आपका आईजीएसटी में पैसा था वो अब आधा आधा शिफ्ट हो गया सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करोगे डायरेक्ट ये आपको कहाँ पर ले जाएगा, कैश लेजर वाली विंडो पर ले आएगा। लेकिन आपको अब यहाँ नहीं आना, अब आप अपने डैशबोर्ड पर जाएं। जैसे आप डैशबोर्ड पर जाएंगे तो अब आप देखिए जो आपके पास आईजीएसटी में पैसा था
वो यहाँ से अब हट गया। अब आपका CGST में 10 रुपये चला गया और SGST में जो जहाँ पहले 30 रुपये था अब वहाँ पर 40 रुपये हो गया। तो आप इस तरीके से एक हेड के अमाउंट को दूसरे हेड में शिफ्ट कर सकते हैं PMT 09 से ओनली ऑन कैश। आप आप सोचो कि मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है। खाली आप कैश लेजर के बैलेंस को ही कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको रिपोर्ट देखनी है कि मैंने अब तक या इस साल कितने PMT 09 फाइल किए हैं, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, व्यू फाइल GSTR PMT 09, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा आपका ARN नंबर क्या है। जो भी आपका ARN नंबर होगा आपको यहाँ से वो ARN नंबर टाइप कर देना है और उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक कर देना। और जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी कि आपका ARN नंबर ये था, ARN डेट ये थी और आपने कितने रुपए ट्रांसफर करे, 20 रुपए ट्रांसफर करे। तो यहाँ से आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये हमारा कैश लेजर का बैलेंस था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लेजर के अंदर, वो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे सेल और परचेज के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सपोज करो मैंने पूरे इस मंथ 1 लाख रुपए की टैक्स की सेल करी, लेकिन मैंने जो परचेज करी थी वो 1.5 लाख रुपए टैक्स की परचेज करी थी, तो मेरा 50,000 रुपए एक्स्ट्रा परचेज में गया। जो आपने 50,000 रुपए अपना एक्स्ट्रा टैक्स में पेमेंट की थी, तो वो जो भी आपका बैलेंस बचेगा वो सब आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। मैं सिंपल लफ्जों में क्लियर कर दूं, अगर आपकी सेल कम है और आपकी परचेज ज्यादा है तो जो भी आपका डिफरेंस होगा वो सब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा अगर आपकी परचेज ज्यादा है। और अगर आपको ये पता करना है कि सर मेरा 31 मार्च 2021 तक कितना क्रेडिट लेजर में बैलेंस था, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हमारी बैलेंस शीट ऑडिट होती है तो हमें अपना 31/3/2000 जो भी ईयर होता है उसका जो भी क्रेडिट लेजर बैलेंस होता है उसे अपनी बैलेंस शीट के अंदर हमें दिखाना होता है। तो इसलिए हर एक अकाउंटेंट, हर एक CA 31 मार्च का बैलेंस चेक करता है। उसके लिए वो कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे आता है। और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर क्लिक करोगे आपको अब अपना पीरियड टाइप करना है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, हम यहाँ पर मैक्सिमम 6 महीनों की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट डाली 1 जनवरी 2021 से लेकर 30/4/2021 तक, और जैसे गो बटन पर क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी। आप इस रिपोर्ट को यहाँ पर देखकर भी समझ सकते हो। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता तो आप सेव एज अ एक्सेल पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप इसे ओपन पर क्लिक कर दें और जैसे ही आपके सामने ओपन होगी तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट आपके सामने आएगी, जिसमें आपको ये बता रहा है कि आपने जो दिसंबर की रिटर्न भरी थी उसमें आपने कितने रुपए था आपके पास, टोटल 39,833 रुपए टैक्स का बचा हुआ था। तो ये आपको बता रहा है कि दिसंबर में आपके पास इतना टैक्स था, लेकिन जनवरी में आपके ITC इतना एडजस्ट हो गया, उसके बाद आपका ITC इतना बचा हुआ है और लास्ट में आपको यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा कि आपके पास टोटल इतना टैक्स बचा हुआ है 17,167 रुपए, जिसमें आपके पास CGST इतना है, SGST इतना है और आपके पास जो सेस है वो 6 रुपए का इतना है। तो टोटल मिलाकर आपका टैक्स इतना है। तो आप यहाँ से अपनी रिपोर्ट निकाल कर समझ सकते हैं। सबसे पहले जो आपका क्रेडिट होता है इसका मतलब होता है कि आपके पास पहले कितना था और अब आप कितना एडजस्ट कर रहे हो, और डेबिट का मतलब होता है इतना बैलेंस आपके पास अभी बचा हुआ है। तो याद रखना, क्रेडिट मतलब होता है माइनस करना और डेबिट मतलब आपके पास कितना बचा हुआ है। तो आप इस तरीके से अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं क्रेडिट लेजर की। इसके बाद क्रेडिट लेजर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्रेडिट लेजर के अंदर ही प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस।
प्रोविजनल क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसा बैलेंस होता है जिसे सरकार ना ब्लॉक कर देती है, कहती है कि हम उसे आपको देंगे नहीं, या देंगे तो प्रोविजनल बेसिस पर देंगे। तो अगर कभी कोई अमाउंट आता है और आपका इसके अंदर चला जाता है तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, लेकिन ये बहुत रियर केस में होता है। और लास्ट होता है ब्लॉक क्रेडिट बैलेंस। अगर आपके पास आईटीसी पड़ा है और सरकार को लगता है वो आपका आईटीसी गलत क्लेम किया गया है, तो जितना भी आईटीसी आपके पास बचा होगा सबको वो ब्लॉक क्रेडिट बैलेंस के अंदर डाल देगी, जिसका यूज आप कहीं भी नहीं कर सकते। तो प्लीज केयरफुली रखना और यहाँ पर चेक करते रहना कि आपका कहीं प्रोविजनल क्रेडिट बैलेंस में तो नहीं आ रहा, या फिर ब्लॉक क्रेडिट बैलेंस के अंदर नहीं आ रहा। इसके बाद लास्ट का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। अगर आपकी कोई भी पेमेंट बनती है तो वो सब आपकी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर आती है, आप यहां से उसे देख सकते हैं। इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, पेमेंट टूवर्ड्स डिमांड। अगर आपके ऊपर सरकार ने कोई डिमांड निकाली है तो आप यहां से उस डिमांड को चेक कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग डिमांड, तो इन्फो नो आउटस्टैंडिंग डिमांड फाउंड, तो हमारे ऊपर भी कोई डिमांड नहीं है। तो इस तरीके से हम इस लेजर वाले टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसके अंदर आज हमने आपको जीएसटी पोर्टल में 2 टैब को कंप्लीट किया है और बाकी सभी टैब को हम नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।